श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हमारे पिछले अंक में हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष की। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या जिसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहते हैं वह घोषित किया है। और ये बातचीत चल रही थी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर सीपी खरे के साथ। डॉक्टर खरे, एक बार पुनः इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर खरे, पिछले अंक में हमने विस्तार से बातचीत की थी कि मिलेट्स क्या होते हैं, इनमें किस तरह के पोषक तत्व होते हैं, लोगों के लिए इन्हें खाना कितना फायदेमंद होता है। अब इस अंक में हम बात करते हैं इसके उत्पादन की, या यूं कहें कि इसके जो खेती किसानी वाला जो आयाम है, जो एस्पेक्ट है, उस पर अब हम बात करते हैं। जी, तो जो मिलेट्स की जो फसलें होती हैं, चाहे वो रागी हो, कोदो, कुटकी हो, ज्वार, बाजरा हो, इन्हें उगाना किसानों के लिए दूसरी फसलों के मुकाबले कितना आसान या कितना कठिन होता है, ये बताइए। देखिए, मिलेट हमारे यहाँ पूर्व से ही उगाए जाते रहे हैं और कहीं न कहीं भोज्य पदार्थों में शामिल रहे हैं। जी, जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ तो कृषि के विकास के साथ अन्य फसलों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। अन्य फसलों का मार्केटिंग ज्यादा अच्छी थी, लोगों का रुझान उनके खाने के प्रति था। तो बहुधा हमारा जो स्टेपल फूड बाद में हो गया वो गेहूं और चावल हो गया। जी, इस मिलेट को हमने एक बार थोड़ा पीछे छोड़ दिया, उतना महत्व नहीं दिया, उतना महत्व अपने भोज्य में नहीं रखा गया। जी, तो इस वजह से मिलेट के आज हम इसकी गुणवत्ता को समझे हैं, वो पिछले कुछ वर्षों में शायद हमने भूलते रहे थे हम। जी, लेकिन ये काम किसानों के द्वारा किया जा रहा था, वो अपने उत्पादन में इसको शामिल किए हुए थे। परंतु ऐसे किसान इसका उत्पादन करते थे जिन्होंने अभी नई कृषि प्रणाली नहीं अपनाई हुई थी। जी, एक चीज, या ऐसे किसान भाई जिनके पास कृषि आदान का कम इस्तेमाल करके वो परंपरागत खेती ही कर रहे थे। मतलब जो प्रगतिशील किसान है, आधुनिक किसान है, वो इसका उत्पादन कम कर रहे थे। जी, और एक बहुत अच्छी बात है कि अभी राज्य शासन ने इस बारे में एक बहुत अच्छी बात ये की है, बहुत सार्थक पहल की है कि जिस तरह से धान की खरीदी शासन स्तर पर होती है, इसी तरह कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी भी वो शासन अपने स्तर पर समर्थन मूल्य पर कर रहा है। जी, और वैसे तो लगभग 9,000 रुपए प्रति एकड़ का आदान भी इसके उत्पादन में अगर लागत जो आती है वो भी दिया जा रहा है। और ऐसे किसान भाई जो धान के बजाय इनका उत्पादन करते हैं, उनके लिए 10,000 रुपए की इस तरह की योजना है कि आदान उसका दिया जाता है। जी, साथ में ऐसे किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। जी, कई अन्य खेती से संबंधित जो प्रशिक्षण हैं, नवाचार हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो इस विधा को प्रसार करने के लिए आवश्यक हैं, वो सारे कार्य राज्य शासन विश्वविद्यालय के स्तर पर किए जा रहे हैं। हमारी एक संस्था होती है कृषि विज्ञान केंद्र। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र इस कार्य के लिए ही चिन्हित किए गए हैं, उनमें से कांकेर एक है, और अन्य दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। जी, जगदलपुर में जो हमारा एक कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र है, वहाँ इसकी विशेष परियोजना चल रही है। जी, इस परियोजना के तहत हमें राष्ट्रीय स्तर पर हम एक इसकी संस्था से जुड़े हैं जो हमारी इन फसलों पे कौन सी वैरायटी हमारे क्षेत्र के लिए कर रही हैं, कौन सी तकनीकी हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा कर रही हैं, उसके ऊपर लगातार शोध कर रही है और उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं जो किसानों को मिल रहे हैं। जी, डॉक्टर खरे, आपने अभी बात की लागत की। जी, यदि हम लागत के संदर्भ में देखें तो ये जो मिलेट्स है या मोटा अनाज है, इसे उगाना किसानों के लिए दूसरे अनाज के मुकाबले यदि हम देखें तो लागत कितनी पड़ती है इसमें? देखिए, तुलनात्मक रूप से लागत कम पड़ती है, लेकिन उसका विक्रय भी होना चाहिए। जी, उत्पादन कम हो जाता है, धान के बराबर उत्पादन इसमें नहीं आता है। अच्छा। और दूसरा ये होता है कि धान पूर्व से प्रचलित है, वेल एस्टेब्लिश्ड है जी, और ये बहुत कम क्षेत्र में की जा रही थी। तो अभी वर्तमान में पिछले वर्षों से ये राज्य शासन के विशेष प्रयास हुए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर और रुझान आगे बढ़ा है। जी। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कोदो की किस्म विकसित की गई है, जी, जिसका नाम है BR 14-28
कुटकी की BL20-20-1, इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य किस्में भी राष्ट्रीय स्तर पर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अनुशंसित की गई हैं, उनका उत्पादन भी किया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद इस तरह से होता है कि यदि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हम बात करें, कभी सूखा हो, वर्षा में कई बार विविधीकरण आ जाता है, जैसे खंड वर्षा वाली स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली फसल अपना अच्छा उत्पादन दे जाती है। अच्छा, मतलब दूसरी फसलें जो है वो उनके खराब होने का खतरा होता है, परंतु इनमें खतरा लेकिन मोटा अनाज जो है वो सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, यदि हम पानी की बात करें, क्योंकि कई जगह सिंचाई की भी दिक्कत होती है, किसान भाइयों को उतना पानी नहीं मिल पाता है, तो जैसे गन्ने की फसल है उसमें तो बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो यदि ऐसे हम तुलना करें तो जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है, इसको उगाने में पानी की कितनी जरूरत पड़ती है तुलनात्मक रूप से? तुलनात्मक रूप से ये दोनों में बिल्कुल ऐसा अंतर है कि हम जहां भी ये फसलें उगाते हैं वो हमारी जो एरीगेशन है वो रेन के ऊपर ही निर्भर करती है। हम कोई एश्योर्ड एरीगेशन नहीं देते हैं जी। एक तो इनको कम मात्रा में भी तुलनात्मक रूप से हमें पानी की आवश्यकता होती है जी। समय भी इनके लिए कम रहता है जी। कुछ ऐसी फसलें हैं जो 70 दिन से 90 दिन और मैक्सिमम 120 दिन में ये आ जाती हैं जी। बहुत सारी फसलें तो इसमें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी अर्ली आ जाती हैं जी। और इसमें खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो खाद एवं उर्वरक की मात्रा भी काफी कम हमें इसमें देनी पड़ती है। मतलब पानी भी कम लगता है, खाद और उर्वरक भी कम लगता है। अच्छा, और अब जो नवीनतम प्रयास हो रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव का यदि हम उपयोग करते हैं जी, तो हमें खाद की और कम मात्रा या ना के बराबर मात्रा देना पड़ती है जी। यदि हम जब इनको उगाते हैं, उगाने के पूर्व में सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं एज ए सीड इनोकुलेंट के रूप में, तो सीड इनोकुलेंट के रूप में हम इसका उपयोग करके नत्रजन और नत्रजन के साथ साथ फास्फोरस जी, इन दोनों इस बैक्टीरिया से और एक फफूंद से, सूक्ष्मजीव से इनको उपचारित कर देते हैं और बीज को बो देते हैं जी। तो उसके बाद फिर हमें अलग से अतिरिक्त मात्रा में, बेसल डोज के अलावा अतिरिक्त मात्रा में कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ सस्टेन हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात कि सरकार इस समय जो है वो जैविक खेती को, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, उसे भी बढ़ावा दे रही है। तो जब हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें जो मिलेट्स है, मोटा अनाज, इसकी खेती जो है वो इसके अनुकूल कितनी है, ये भी बताइए। ये इसके अनुकूल ज्यादा इसलिए है कि देखिए इसमें एक तो आवश्यकता बहुत कम होती है जी, तो हमें अतिरिक्त नत्रजन देने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटास देने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है, बहुत कम मात्रा में पड़ती है। दूसरा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं गोबर की खाद से या FYM से जी। तो FYM की हम अगर खेत में मात्रा पहले से मिला दें और उसके बाद जो मैंने सूक्ष्म जीव कहा है एजोस्पाइरेलियम और एस्परजिलस, इनसे ट्रीट कर दें तो हमारे लिए ये पर्याप्त रहता है कि हमें और कोई जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा हमें नत्रजन युक्त उर्वरकों की देने की जरूरत पड़ेगी। एक और बात यहाँ ये है कि इनमें कीट व्याधियों और फसलों में लगने वाले जो रोग हैं उनका प्रकोप भी कम होता है जी। जैसे धान में जो एक रोग होता है जिसको हम अंग्रेजी में ब्लास्ट कहते हैं और झुलसन रोग कहते हैं, उसका बड़ा बृहद प्रकोप होता है। इसमें भी वही रोग आते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से वो कम आते हैं, मतलब उतना प्रकोप कम पड़ता है। वहाँ हमें 4 बार दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ अगर जरूरत पड़ी तो मतलब 1/4 दवा में ही काम चल जाता है। स्प्रे की संख्या हमारी काफी रिड्यूस रहती है। या कई बार ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है कि जब वो रोग आने की संभावना जब तक बनती है, वातावरणीय अवस्थाएं ऐसी बनती है, तब तक फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है। अच्छा डॉक्टर खरे, क्योंकि सरकार तो इसको उपयोग को बढ़ावा दे ही रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अब लोग अधिक जागरूक हो रहे हैं, तो मिलेट्स का उपयोग भी अपने खाने में अधिक कर रहे हैं। तो उसका ये हो रहा है कि अब मिलेट्स की कीमत भी बढ़ती जा रही है। जो पहले उतना महत्व नहीं दिया जाता था, बड़ा सस्ते मिल जाता था, अब सुपर बाजार यदि कहीं जाए तो ये आम जो अनाज है उसकी तुलना में अभी अधिक महंगा मिल रहा है, क्योंकि अब इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। महानगरों में भी इसकी डिमांड अब काफी होने लग गई है। तो इसकी वजह से जो है, क्योंकि इसकी मांग बढ़ रही है, तो किसान भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं इसके खेती के लिए। तो जो किसान पहले से कर रहे हैं
उनके लिए भी, और जो किसान ने अभी तक इसका उत्पादन नहीं किया है लेकिन अब वो सोच रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि इसका अच्छे से अच्छा उत्पादन हो, अधिक से अधिक वो फसल ले पाए कम से कम लागत में, तो किस तरह से वो खेती करें, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को सलाह दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि इसकी उन्नत तकनीकी विकसित हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में जिन क्षेत्रों में इस फसल को लगाया जाता है, जो वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ उपयुक्त है, परंतु ऐसे स्थान जहाँ की भूमि कई बार पथरीली जैसी सी जमीन होती है, अच्छा, पहाड़ी वाली जमीन होती है, तो वहाँ पर अन्य फसलें जहाँ नहीं उगाई जा सकती हैं, वहाँ भी इस फसल को उगाया जा सकता है। अच्छा। तो वो उसका उपयोग भी किया जा सकता है। मतलब मिट्टी की गुणवत्ता उतनी अच्छी ना भी हो तब भी इसका तब भी ये फसल वहाँ पे उगाई जा सकती है। बिल्कुल। दूसरा, अब गोबर की बहुतायत हमारे पास रह रही है, लोग समझ में भी आ रहे हैं, तो गोबर की खाद का उपयोग करें जी, सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद का इसमें उपयोग करें जी। नंबर तीसरा, उन्नत जो हमारे प्रदेश के लिए प्रजातियां विकसित की गई हैं, कोदो, कुटकी, रागी की, उनको हम इस्तेमाल करें, पहले से उसकी व्यवस्था कर लें। जब भी लगाएं ये फसल, तो लगाने से पहले भूमि की एक बार अच्छी से जुताई कर लें, फिर भूमि को भुरभुरा बना लें। भुरभुरा बनाने के बाद हम यथासंभव लाइन सोइंग करें, क्योंकि अभी भी हमारे वनांचल के लोग कई बार ब्रॉड क्रॉसिंग करते हैं। अच्छा। मतलब छिड़काव वाली विधि अपनाते हैं, तो छिड़काव वाली विधि ना अपनाएं। छिड़काव वाली विधि अपनाने की तुलना में अगर आप लाइन की सोइंग करते हैं तो उसमें लगभग 40% बीज की बचत भी हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि लगभग कोदो में जैसे हमें 10 किलोग्राम के आसपास लगता है तो बीज, तो उसका हमें 6 किलोग्राम में ही काम हो जाएगा जी। और दूसरा, जब हम ये बीज का बोआई का काम करें, तो बोआई के काम करने के पूर्व में बीज को उपचारित कर लें जी, और साथ साथ में बीज को इनाकुलेटेड कर लें सूक्ष्म जीव से, ताकि हमें अतिरिक्त मात्रा में खाद न देनी पड़े। तो ये इस तरह से हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ साथ अगर एक ये भी ऑब्जर्वेशंस या ये ऐसे परीक्षण में देखा गया है कि आप सिर्फ इसकी फसल लगाते हैं, इसके अलावा इसके साथ में यदि हम अपने क्षेत्र में दलहनी फसल का भी इस्तेमाल करते हैं 2:2 के आसपास में, 2 रो इसकी और 2 रो उसकी, या 2 रो अपने कोदो, कुटकी, रागी की और 1 रो उसकी, तो इनका भी हम समावेश कर लें तो हमें जमीन की उर्वरता भी बहुत अच्छी रही आएगी, साथ साथ उत्पादन अच्छा मिलेगा और हमें सियोरिटी भी रहती है फसल की। अच्छा, जो किसान भाई हमारे इसका उत्पादन की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं या पहले से कर रहे हैं और इसके उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उन्हें जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है उससे किस तरह का सहयोग मिल सकता है, और हमारे जो केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, उनसे उन्हें किस तरह का सहयोग मिल सकता है, इसके बारे में भी बताइए। उत्पादन से संबंधित सारा तकनीकी ज्ञान जी वो उपलब्ध हो जाएगा। आपको कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, और जो किसान भाई जानते भी हैं और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर लेना है ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, रोग व्याधियों से किस तरह से बचा जा सके जी, किस तरह से हम खाद एवं उर्वरक की मात्रा को कम कर सकें, इसके साथ साथ विक्रय के लिए कहाँ चीजें उपलब्ध होंगी, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, ताकि उनका लागत के साथ साथ एक बार मार्केटिंग हो जाए। हाँ, मतलब विश्वविद्यालय ये भी सहयोग करेगा कि वो अपनी फसलों को कहाँ पे बेच सकें, जहाँ उनको बेहतर जो है दाम मिल सके। हाँ, राज्य शासन के कौन से ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर वो फसलों को समर्थन मूल्य पे बेचा जा सकता है, उनके बारे में बताएंगे। और अन्य जगह जो विभिन्न तरह के किसान मेला, किसान के और कई आयोजन होते हैं जिसमें किसान समूह बनाकर अपनी प्रोडक्ट को और खासकर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को रखेंगे, तो वो जो लाभ है, लाभ की पूरी मात्रा इनको ही मिलेगी। मतलब प्रसंस्कृत यदि रूप में रखेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, उसकी ज्यादा अच्छी कीमत मिलेगी। डॉक्टर खरे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और निश्चित रूप से जो हमारे श्रोता हैं, खासतौर से जो किसान भाई हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद ये साबित हुआ होगा। एक बार हम आपका पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आप समय निकालकर पधारे और इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।